अबाउट डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो कल हमने बात की थी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एक प्रोसेस थी जिसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो इधर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और हमने क्या किया, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को इसमें रख दिया। तो हुआ क्या कि हमारा जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसका जो नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर है वो पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो गया और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया। तो ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक था ये पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस को क्या बोला गया? इस प्रोसेस को बोला गया डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। फिर हमने देखा कि ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर थोड़ी सी दूरी पे हो गए तो ये क्या बन गया, एक छोटा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया और इसके पास अपनी एक डाइपोल मोमेंट आ गई जिसको कहा गया इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट। और उसकी वैल्यू हमने देखी अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट आई। और ये अल्फा क्या था? ये था एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। उसके बाद हमने देखा कि हर एक एटम, जब भी ये पूरा एक, मैं फिर से बना देता हूं, सपोज करो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये तो हमने मॉलिक्यूल बनाया था, दिस वाज अ मॉलिक्यूल। तो अभी हम पूरा बना देते हैं कि हमारे पास ये रहा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैज बीन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा गया। तो ये हम मानते हैं ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज इधर। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट। और इधर क्या हुआ, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर यहाँ पर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। तो सरफेस पे चार्जेस आ गए तो अल्टीमेटली अंदर हर एक मॉलिक्यूल के पास एक डाइपोल मोमेंट आ गई और फिर हमने डाइपोल मोमेंट डेंसिटी निकाली। डाइपोल मोमेंट डेंसिटी निकाली। डाइपोल मोमेंट डेंसिटी क्या थी? सभी एटम्स की डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको कैपिटल पी से डिनोट किया गया और इसकी वैल्यू क्या थी? n टाइम्स स्मॉल p। मतलब एक एटम की जो डाइपोल मोमेंट है वो p है और अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो इन सब की मिलाकर के डाइपोल मोमेंट डेंसिटी जो है वो p इज टू np आ गई। और ये है डाइपोल मोमेंट डेंसिटी। इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो इसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी कह देते हैं। तो अगर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो जाता है और उसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वैल्यू क्या है? उसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वैल्यू हमारे पास एक कैपिटल P। और एक चीज देखी गई कि जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज इस फेस पे आ गया और नेगेटिव चार्ज इस फेस में आ गया। तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई EP। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट। तो इधर नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइपोल क्या बन, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या बन गई? E नॉट माइनस EP। तो इस E को क्या कह दिया गया था? रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। और वो कितनी कम होती है? the difference between the external electric field and induced electric field inside the dielectric। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने डिफाइन किया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन किया। और उसकी वैल्यू क्या आई कि ये रेशो होता है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्सटर्नल अप्लाई की डिवाइडेड बाय द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये हमारे कल के टॉपिक्स थे जो हमने कवर किए थे। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, ये सारा कंसेप्ट यही चल रहा है कि हमारा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और उसके अंदर क्या कुछ हो रहा है ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा अगला इसका रिलेटेड टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी हमें क्या बताती है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी हमें ये बताती है कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है। तो हो सकता है एक मटेरियल को कम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए और उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा बन जाए, और किसी भी मटेरियल को ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके वही सेम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट बनानी पड़े। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो हमें ये बताती है कि हमारा मटेरियल कितनी आसानी से पोलराइज हो सकता है। सो इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, it is found that the electric polarization, the electric polarization, that is capital P, is directly proportional to the reduced value of electric field. E, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इसके अंदर ये वैल्यू जो हमारे पास एक कैपिटल P की वैल्यू है, कोई मटेरियल कितना इलेक्ट्रिकली पोलराइज होगा ये डिपेंड करता है द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस ई पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कम हो गई है। जितनी ज्यादा कम होगी इसका मतलब क्या होगा, उतना ज्यादा हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो जाएगा। सो दैट मीन्स दैट इज कितनी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। और दिस P इज इक्वल टू, यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारे पास जब भी हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं बेटा, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है। यहां पर दो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग रहे हैं, एक है एप्सिलॉन और एक है काई ई। इसको क्या बोला जाता है, दिस थिंग, दूसरे कलर में मैं कर देता हूं, जो ये हमारा सिंबल है ये, इसको बोला जाता है काई, CHI, काई। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और E क्या है हमारा, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की वैल्यू है वो इक्वल होती है एप्सिलॉन काई ई। तो ये एक्स की तरह दिखने वाला एक सिंबल है, इसको कहते हैं काई। दिखता एक्स की तरह है, वैसे ये एक्स नहीं है, ये थोड़ा सा इसको हम ऐसे करके इस तरह से ऐसे बनाया जाता है, दिस इज काई। तो दिस काई इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। तो ये काई है हमारे पास इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। तो ये देखा गया है कि एक मटेरियल कितना इलेक्ट्रिकली पोलराइज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E एंड P इज इक्वल टू एप्सिलॉन काई E। यहाँ पर एप्सिलॉन इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये जो है ये काई है
दिस इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी, और ई जो है वो रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन dielectric constant and electrical susceptibility. Relation between dielectric constant and electrical susceptibility. तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किससे डिनोट किया जाता है बेटा? के से, और इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी काई से। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन अब हमने निकालना है। तो आप फिर से वही डायग्राम आप कंसीडर कर सकते हो, मैं दोबारा से बना देता हूँ। चलो, तो हमारे पास ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया, अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी बन गई, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड या रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई नॉट माइनस ईपी के इक्वल आ गई। तो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। सो ई की वैल्यू, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई की और अंदर कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। तो दिस इज फर्स्ट नंबर। अब ये देखो अंदर कितनी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ईपी। आप ये देख रहे हो कि इस एंड पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है और सिमिलर नेगेटिव चार्ज इस एंड पे। तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक तरह से पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि अगर सपोज करो इधर सिग्मा आई डेंसिटी है तो इधर माइनस सिग्मा आई डेंसिटी हो गई। तो अल्टीमेटली यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ईपी की वैल्यू कितनी होगी? दिस वैल्यू ऑफ ईपी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, एक साइड हो गई, मतलब एक तरह से यहाँ पे एक ये वाली एक साइड क्या हो गई। अगर मैं आपको एक कोई भी क्यूबॉइड देता हूँ, तो सपोज करो इधर मेरा जो हैंड है आप अगर देख रहे हैं, तो इस हैंड पे अगर पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव है, तो ये हैंड क्या है? दिस इज लाइक अ प्लेट। तो दो प्लेट्स के ऊपर, एक के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे के ऊपर नेगेटिव, और ये पैरेलल हेल्ड की गई हैं। तो इसका मतलब हमने जो पिछले 1C चैप्टर में देखा था कि दो पैरेलल प्लेट्स, एक के ऊपर सेम पॉजिटिव चार्ज और दूसरी पे सेम नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और वो किसके इक्वल होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। वहां पर एप्सिलॉन नॉट था क्योंकि बीच में एयर थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इधर क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन। और मैं मानता हूँ इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा आई, और इसको सिग्मा आई को क्या लिखा जा सकता है? सरफेस पे कितना चार्ज है इनटू सरफेस एरिया। तो सपोज करो इस सरफेस पे चार्ज है माइनस क्यू और इस पे है प्लस क्यू, तो चार्ज कितना हो गया? क्यू। तो क्यू आई बाई ए, तो ये है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर आपको ध्यान होगा, कल मैंने आपको बताया था जो ये हमारे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, ये P, इसकी भी एक और वैल्यू थी, दैट इज द चार्ज गिवन पर यूनिट एरिया। ये कितना इंड्यूस चार्ज इस पे आया है और इसका कितना एरिया है, उन दोनों का अगर रेशो किया जाए तो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की वैल्यू ये भी आती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो ये क्यू आई बाई ए है, इसको हम पुट कर देते हैं कैपिटल P बाय एप्सिलॉन। इसका मतलब ईपी की वैल्यू क्या हो गई? ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, और ये क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये है हमारे पास वैल्यू ऑफ ई। तो हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में ईपी की वैल्यू पुट कर देते हैं इधर। तो कैपिटल ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी की वैल्यू क्या हो गई? पी बाय एप्सिलॉन। पी की वैल्यू क्या है? पी की एक और वैल्यू है हमारे पास, ये रही, पी इज इक्वल टू एप्सिलॉन काई ई। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की एक और वैल्यू है एप्सिलॉन काई ई। तो इधर हम इसकी पी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? ई नॉट माइनस एप्सिलॉन काई ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस इज ई। तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस काई ई, और इज इक्वल टू ई नॉट
माइनस काई ई। तो हम क्या करते हैं, इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई प्लस काई ई इज इक्वल टू ई नॉट, और ई नॉट इज इक्वल टू, इधर से ई कॉमन आ गया, इधर क्या रह गया, 1 प्लस काई। ई को हम इधर ले जाते हैं तो इधर आ गया ई नॉट डिवाइडेड बाय ई इज इक्वल टू 1 प्लस काई। व्हाट इज ई नॉट डिवाइडेड बाय ई? ई नॉट डिवाइडेड बाय ई क्या है ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। So this is the relation between the dielectric constant and electrical susceptibility. Relation between dielectric constant and electrical susceptibility. ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? एनीबडी, एनी डाउट बेटा? ओके, नाउ next topic is dielectric strength. Next topic is dielectric strength. So what is a dielectric strength? तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है? जब भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो होता क्या है, अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इधर फिर से बना दूं, तो इधर अगर मैंने पॉजिटिव और इधर नेगेटिव हैंडल बना दिया तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई नॉट। तो इसमें क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स जो इस तरह से हैं उनके इधर जो है वो नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो जो सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़े से दूर दूर हो जाते हैं। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और बढ़ा दी, इस ई नॉट की वैल्यू मैं बढ़ाता रहा, और बढ़ा दी और बढ़ा दी। तो अगर हमारा मॉलिक्यूल पहले ऐसा था, अब क्या होगा, हमारा नेगेटिव और दूर और पॉजिटिव और दूर। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों काफी दूर जाते रहेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि मॉलिक्यूल को ही रप्चर कर देगी। तो हमारे मटेरियल का वो मॉलिक्यूल है वो रप्चर हो जाएगा, मतलब हमारा मटेरियल टूट जाएगा। तो ये जो ब्रेकडाउन होगा, ये ब्रेकडाउन को के लिए जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाएगी वो हमारे मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारा मटेरियल विदस्टैंड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ is the maximum electric field that a dielectric medium can withstand without breaking down its insulating properties. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख सकते हैं जब तक कि वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज को नहीं खो देता। तो वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है विदाउट लूजिंग इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज इज नोन एज इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है।
So now our next topic is capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab between the plates of the capacitor, कुछ भी लिख सकते हो, important है। This topic is very important. Many a times this topic comes in exams. तो बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि हमने इससे पहले देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स को आमने सामने रख दिया जाता है। तो हम अभी एक दो कंडक्टिंग प्लेट्स बना देते हैं। तो सपोज देयर इज वन कंडक्टिंग प्लेट, this is a conducting plate and here there is another plate। तो दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं हमारी। These are two conducting plates, they are held at some distance apart। तो मानो इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है, एंड दैट डिस्टेंस इज, मानो इन दोनों को कुछ दूरी पे रखा गया, स्मॉल। तो हमने इससे पहले देखा था कि दो हमारी कंडक्टिंग प्लेट्स होंगी, कंडक्टिंग प्लेट नंबर 1, दिस इज कंडक्टिंग प्लेट नंबर 2, एक पे प्लस पॉजिटिव और एक पे माइनस पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इधर क्या होगा, ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा, और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी, और वो क्या निकाली थी हमने, देयर विल बी एन इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा। तो हमने क्या माना कि इसमें सपोज करो एयर या फ्री स्पेस है, एयर और फ्री स्पेस है इन दोनों के बीच में। तो अब कैपेसिटेंस हमने निकाली थी, और वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्या आ गई थी बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, जहां पर एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ए एरिया है, और डी जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट्स। ओके, अब हमने क्या किया, अब हमने जो स्पेस बिटवीन द प्लेट्स है, जो जो ये है जहां पर एयर है, इसकी जगह हमने क्या किया, हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। तो हम क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं, और इधर हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। तो सपोज करो देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये रही एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सो दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो हमने दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस, इसकी चौड़ाई कह दो या विड्थ कह दो आप, तो विड्थ कितनी है इसकी, तो सपोज इट्स विड्थ इज, दिस विड्थ इज स्मॉल टी, मानो ये स्मॉल टी है। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है बेटा, या तो वो कहेगा कि एक टी विड्थ या थिकनेस कह सकते हो आप, कि टी विड्थ की एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने प्लेट्स के बीच में रख दी, जो प्लेट्स स्मॉल डी डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब यहाँ पर स्मॉल डी जो है वो टी से बड़ा। या ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल फुली ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अगर फुली ऑक्यूपाई वाला आ गया तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा डी और टी जो है वो सेम हो गया, मतलब हमने प्लेट्स के बीच में पूरा ही हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया है। तो हो सकता है थिकनेस कम हो, और हो सकता है थिकनेस ज्यादा हो। अभी हम क्या करते हैं, हम थिकनेस कम मान करके कि डी जो है वो बड़ा है टी से, हम सॉल्व करेंगे, और अगर वो बराबर कर देता है तो हम वहां पर क्या करेंगे, डी टी को डी के इक्वल पुट कर देंगे, तो भी हमारा आंसर निकल आए। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में एयर या फ्री स्पेस है, तो उसकी हमने कैपेसिटेंस निकाल ली, और उस कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। उसके बाद हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या हुआ, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी,
और इसके अंदर रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, ई नॉट माइनस ई पी। तो ये आ गई हमारे पास रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई पी। क्लियर है यहां तक? ठीक है जी। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं कहता हूं V है, तो हमें ये पता है, इधर मैं समझा देता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस V किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस D। अगर मेरे पास ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना होती तो पूरे स्पेस के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मान रहा हूं तो पूरी कितनी होती, ई नॉट, पूरी स्पेस के दौरान। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी मेरे पास इस थिकनेस T थिकनेस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और इधर कितनी है ई नॉट, और इधर भी कितनी है ई नॉट। इसका मतलब टोटल दूरी है D, जिसमें से T थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E, और D माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट। तो मेरे पास पोटेंशियल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ई नॉट कितनी दूरी तक है, D माइनस टी, और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी दूरी पे है, T पे। तो इन दोनों पोटेंशियल को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेट्स आ जाएगा। हाँ जी, ये बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? क्लियर है ये? Yes, sir. एनीबॉडी विद एनी डाउट? Yes, sir. अगर हमारे पास एक प्लेट नंबर 1 है, प्लेट नंबर 2 है, इन दोनों के बीच में अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों के बीच में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जितनी दूरी है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल एज दैट। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। तो मैं क्या करूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी तक है, टी तक है, तो E इंटू टी कर दूंगा। और ई नॉट कितनी दूरी पे है, अगर टी दूरी तक ये है तो बाकी कितनी जगह बच गई, D माइनस टी। तो ई नॉट D माइनस टी तक है, तो ये मेरे पास पोटेंशियल आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, E की वैल्यू पुट करते हैं हम, E की। तो आप पीछे देखो, हमारे पास K की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, K होता है हमारे पास ई नॉट बाई ई, और E की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, E की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट बाई के। तो यहाँ से हम ई नॉट बाई के की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट बाई के, तो E की वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ। सो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ गया, ई नॉट D माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी। तो इधर से ई नॉट कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया, D माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमने ई नॉट की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये हमारे पास B की वैल्यू आ गई। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की अगर मैंने कैपेसिटेंस निकालनी है, इज कैपेसिटेंस क्या होती है, C, दैट इज चार्ज गिवन टू द राइज इन पोटेंशियल। तो चार्ज हमने Q दिया है, पोटेंशियल की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, दिस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इधर पुट कर देते हैं Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D माइनस टी प्लस टी बाय के। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी प्लस टी बाय के। यहां से हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में D कॉमन निकाल लेते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाय, इधर से D बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, 1 माइनस टी बाय डी प्लस टी बाय डी के। तो हमने इधर से D कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, D इधर से कॉमन आ गया तो इधर 1 रह गया, इधर टी बाय डी के। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो
ये हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, दिस व्हाट इज दिस, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इज सी नॉट। तो इधर हम वैल्यू पुट करते हैं, सी इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या रह गया था, 1 माइनस टी बाय डी, टी बाय डी प्लस टी बाय डी के, और इट इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इधर से टी कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा 1 बाय, या टी बाय डी कॉमन निकाल लेते हैं हम, इधर क्या रह जाएगा 1, टी बाय डी कॉमन निकाल दिया तो हमारे पास क्या रह गया अंदर 1 प्लस 1 बाय के, माइनस है तो इधर भी सॉरी, ये अगर माइनस, ये माइनस है, अगर हम इसको ब्रैकेट के बाहर रखते हैं तो अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इधर इधर माइनस लिखना पड़ेगा, 1 माइनस 1 बाय। नाउ लुक एट दिस टर्म इन द डिनोमिनेटर, ये टर्म को ध्यान में देंगे हम, ये रहे, ये रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, और टी बाय डी जो है, टी है थिकनेस और डी भी है दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो टी और डी दोनों पॉजिटिव हैं। 1 माइनस 1 बाय के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, तो 1 में से कोई टर्म माइनस हो रही है तो ये 1 से छोटा आएगा, और ये 1 में से कोई टर्म आ रही है तो दिस टर्म इज लेस देन 1, तो ये टर्म पूरी जो है वो 1 से छोटी है, लेस देन 1, ये जो टर्म है नीचे वाली लेस देन 1 है। अगर कोई भी चीज 1 से छोटी टर्म से डिवाइड की जाती है तो पूरी टर्म क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ, c जो है वो c नॉट डिवाइडेड बाय अ टर्म लेस देन 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, c इज ग्रेटर देन c नॉट, तो c जो है वो c नॉट से बड़ा आएगा, दैट मीन्स capacitance of a capacitor increases by placing a dielectric slab between the plates। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब दोनों प्लेट्स के बीच में रखी जाती है तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है कैपेसिटर की। हाँ जी, एनी डाउट, ये बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? सर आ गई। ठीक है ना। अब यस सर। अगर मैंने शुरू में बोला कि हमने दो तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो वो कहेगा स्लैब की थिकनेस जो है वो टी है, या वो बोलेगा कि पूरी स्पेस को ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया। अगर पूरी स्पेस को भर दिया तो क्या होगा, हमारा जो पूरी स्पेस है वो डी है, तो डी को ही भर दिया हमने, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब की टी मानी थी थिकनेस, उस केस में जो टी और डी जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, इसी में देखो आप टी और डी को सेम पुट कर दोगे। तो इसको मैं दोबारा से इधर लिख देता हूं, इसी चीज को इधर लिखता हूं मैं, देखो आप, C इज इक्वल टू सी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इधर क्या हो जाएगा, T की जगह D आ जाएगा, D बाई डी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय के, तो D बाई डी तो 1 ही हो गया, तो ये ब्रैकेट खोल दोगे आप, तो इधर क्या बन जाएगा, इसी को मैं दोबारा रब करके लिख देता हूँ, इधर क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस, ये T बाई डी 1 आ गया, 1 प्लस 1 बाय के, तो 1 से 1 कट गया, ये 1 बाय के ऊपर चला जाएगा, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी, K टाइम्स C नॉट। तो यही हमने देखा था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन भी हमने की थी कि K जो होता है वो किसके इक्वल होता है, C बाय C नॉट के। तो क्या था कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेज when a dielectric material is introduced between the plates, and the factor by which the capacitance increases is the dielectric constant of the material। तो जब भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, और जिस फैक्टर से वो इंक्रीज करती है उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द
डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहा जाता है। हाँ जी, एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? No, sir. एनीबडी? No, sir. सो विद दिस, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो विद दिस आवर दिस चैप्टर इज ओवर। 1D हमारा कैपेसिटेंस का चैप्टर ओवर हो गया है। कल हम इसके बेस पे अगर कोई न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो वो करेंगे, नहीं तो अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। मैं आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, और अगर हार्ड कॉपी चाहिए होगी तो आप सूटेबल टाइम से मेरे पास से कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन शुरू में पढ़ा कि जब भी एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक एक पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, और वहां पर एक इंड्यूस्ड वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट आ जाती है। तो इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन भी कह देते हैं, और इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की वैल्यू होती है P इज इक्वल टू एन पी। तो इंड्यूस वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू n, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन की एक और वैल्यू होती है Q बाई A, मतलब सरफेस पे कितना चार्ज आया और सरफेस का एरिया कितना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी की बात आई कि ये देखा गया कि जो ये इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये P जो है वो इक्वल आई एप्सिलॉन काई E। तो ये जो काई है इसको इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी कहा जाता है। फिर हमने इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन देखा, और ये रिलेशन आया हमारे पास K, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 प्लस काई। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात हुई। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विथस्टैंड कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग डाउन इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज। और फिर हमने कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स देखी कि जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में रखते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, और by the factor which it got increased is known as a dielectric constant of the material। ये लास्ट वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला एक्सप्रेशन बहुत बार आता है हमारे